बरगद का यह जंगी पेड़ साक्षी है जर्मनी और इटली के उन कैदियों का जो शुरू में यहाँ रहा करते थे। फिर आज़ादी के बाद पाकिस्तान से हजारों की तादाद में बदहाल परेशान लोग यहाँ आए और दोबारा जीवन की नई पारी की शुरुआत की। इस बरगद ने वह टेक्सटाइल मिल बनते हुए भी देखी है जिसमें सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला हुआ था, जिसके सायरन की तेज़ किंतु मीठी आवाज़ सुबह सुबह सभी को जगा देती थी। यह बरगद उस हादसे का भी गवाह है जिसकी वजह से करीब 20 साल बाद टेक्सटाइल मिल बंद हो गई। ज़्यादातर मजदूर क्वार्टर छोड़कर चले गए, कॉलोनी उजड़ गई, खौफनाक सन्नाटा छाया रहता। कुछ लावारिस जानवर, आवारा कुत्ते और सियार यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। गिने चुने कमरे ही बचे हैं जिनमें कुछ परिवार अब भी रहते हैं। इन परिवारों के साथ कंपनी का मुकदमा चल रहा है, फैसला आने तक ये यहीं रहेंगे। आबाद मिल कॉलोनी को उजड़कर खंडहरों में तब्दील होते हुए भी इस बरगद ने देखा है। टहनियों से लटकती काफ़ी दूर तक फैल गई उसकी मोटी मोटी जड़ें अपने पुराने होने का जैसे पुख्ता सबूत देती हैं। और इस दौर में यह बरगद साक्षी है उस अच्छी खासी भीड़ का जो रोज़ सुबह इसके नीचे जुटा करती है। काम की तलाश में भटकता हर कोई घूम फिर कर इसी बाबा बटेश्वरनाथ की शरण में पहुंच जाता है। राम भरोसे से मेरी पहली और आखिरी मुलाकात का गवाह भी यही बरगद है। जब एक सुबह मैं यहाँ पहुँचा था। साहब बताओ क्या काम है, बताओ क्या करना है, बताओ। हाँ साहब बताइए क्या काम है, क्या चाहिए? बोलो कौन सा काम है। लेबर चाहिए, पेंटर चाहिए, बोलो क्या चाहिए, सारे काम चाहिए। साहब क्या चाहिए? मिस्त्री चाहिए, लेबर चाहिए, सब है मेरे। मिस्त्री चाहिए, क्या चाहिए? अरे सब क्या चाहिए? लेबर चाहिए, मिस्त्री चाहिए, क्या चाहिए? पेंटर चाहिए कोई। क्या नाम है तुम्हारा? जी राम भरोसे। अच्छा नाम है। कुछ क्यारियाँ बनानी है, बना लोगे? जी जी बन जाए। तो आइए फिर। हाँ तो राम भरोसे भाई, ये है वो जगह जहाँ पर हमें क्यारियाँ बनानी है। यहाँ पर बोलना है हमको। जी जी बना लोगे क्या? ठीक है साहब, बन जाएंगे साहब। फावड़ा और बीज दे देते। हाँ मैं देता हूँ भी। अरे भाई वाह, बहुत बढ़िया काम किया, बहुत अच्छी सफाई कर दी राम भरोसे। ये लो बीज, ये फावड़ा है, ये देख लो। ठीक है साहब। सुनिए, सुशील आया है। अरे इधर ही भेज दो भाई उसको। नमस्कार भाई सुशील भाई, कैसे हो? ठीक ठाक हो? और घर में से बाल बच्चे सब राजी खुशी? कैसे आना हुआ? बाबूजी तहसील से बाबू लोग आए हैं, मुआवजा बांट रहे हैं, उनके साथ अमीन साहब भी आए हैं। खतौनी मंगाई। खतौनी मांगी? हाँ जी। ठीक है देता हूँ, कहकर मैं खतौनी खोजने लगा। कागजों में खतौनी खोजते हुए मेरी आंखों के सामने
कल की घटना घूम गई। खेत पर जाकर मैंने देखा गेहूं सूखने लगा है, 4-5 रोज में काटने लायक हो जाएगा। जरा देखूं दाना कैसा पड़ा है। गेहूं की एक बाल तोड़कर हथेली पर मस ली। सोचा था हमेशा की तरह गेहूं के मोटे मोटे दाने दिखाई देंगे, पर साथ हाथ में थे सूखे जीरे जैसे 2-4 दाने। देखकर जी खराब हो गया। फसल तो चौपट है, क्या तो सुशील खा लेगा और बेचारा क्या मुझे दे देगा। इसी उधेड़बुन में मैं पड़ा हुआ था कल से। लो सुशील, ये खतौनी मिल गई भाई। वैसे किस हिसाब से दे रहे हैं मुआवजा? 1-1.5 हज़ार रुपये। बहुत कम है, इससे तो कुछ खर्चा भी निकलेगा। चलो खैर, जो दे रहे हैं वही बहुत है। अरे वाह, अरे भाई वाह, तुमने तो पूरी खाद भी मिला दी इसमें। क्यारियाँ तो बनाई थी, खाद भी मिला दी। पकी हुई खाद खासकर अदरक के लिए बहुत अच्छी होती है साहब। तुम्हें तो खेती किसानी का काफ़ी गहरा तजुर्बा मालूम होता है। पहले कहीं खेतों पर या किसी फार्म पर नौकरी करते थे क्या? नहीं ना तो फिर साहब। इतनी जानकारी, इतना सधा हुआ हाथ कैसे है? लगता तो यही है कि खेती का काम तुम काफ़ी पहले से करते आ रहे हो। हाँ, राम भरोसे, बताया नहीं तुमने। परेशान से लग रहे हो भाई। ऐसे ही बस एक किसान की याद आ गई थी बस। मैं समझा नहीं, कौन किसान? उसकी कौन सी बात याद आई तुम्हें? था एक किसान साहब, ऊंचे सपने देखता था साहब, जल्दी अमीर बनना चाहता था। इसीलिए तो एक बार सारी जमीन पर अदरक बोई थी उसने। पूरे 50,000 का कर्जा लिया था बैंक वालों से। सोचा था 4-5 लाख की अदरक तो मरी से मरी हालत में भी निकल ही जाएगी, कर्जा चुकाने के बाद भी अच्छी बचत हो जाएगी। और गेहूं धान की फसल में लागत दुनिया भर की है, बीजने से गाने तक खर्चा ही खर्चा, अपनी मेहनत अलग। साल भर बाद जहाँ से चलो वहीं के वहीं, और अगर कहीं ओला या सूखा पड़ गया या फिर बहती आ गई तो ऊपर वाला ये मालिक है साहब। मगर उस किसान का फिर क्या हुआ? बुआई के बाद जब अंकुर नहीं फूटे तब जाकर पता चला कि बीज सड़ा हुआ है। वाकई बहुत बुरा हुआ। तो फिर होने को बचा ही क्या था साहब। बैंक की किस्तें जा नहीं सकी, ब्याज पर ब्याज चढ़ने लगा। बहुत हाथ पैर मारे उसने। कोऑपरेटिव से कर्जा लेकर 2 भैंस खरीदी, सोचा कि दूध बेचकर किस्त भरूंगा। खूंटे पर आते ही दूध 8 किलो से 4 किलो रह गया। दाने भूसे तक का खर्चा नहीं निकला। तो फिर क्या हुआ भाई? बिजली के बिल, बच्चों की फीस, कपड़े लत्ते, शादी ब्याह, लेना देना, क्या क्या खर्चे नहीं होते घर में साहब। पहले गेहूं मक्का बेचकर थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता था, अब तो वो सारा भी छिन गया। यही बचा था कि दूसरे के खेत पर मजूरी करे, पर उसमें भी शर्म थी। फिर एक रोज बैंक से चिट्ठी आई,
क्या लिखा था चिट्ठी में? लिखा था महीने भर तक किस्त जमा नहीं की तो ज़मीन नीलाम हो जाएगी। तो फिर क्या किया उस आदमी ने? उसी गांव में एक किसान की पहले भी ज़मीन नीलामी की चिट्ठी आई थी। उसने फांसी खा ली थी। क्या किया फिर उसने? सारे गांव के सामने अपनी पुश्तैनी ज़मीन नीलाम होते कैसे देखता। उसने सोचा बढ़ने से बेहतर है ज़मीन बेचकर कर्जा उतार दूं। फिर कहीं शहर जाकर छोटा मोटा धंधा करूंगा, क्या पता किस्मत जोर मार ही दे, जमीन बिक भी जाएगी, रहेगी तो यहीं, दिन आए तो फिर खरीद लूंगा। यही सोचकर उसने घर बार बेचकर गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। मेरी सांस अटक सी गई थी। मन चाहता था कि वह जमीन न बेचे, कुछ और मोड़ ले ले उसकी कहानी। भारी मन से सुनता रहा। राम भरोसे कहता जा रहा था, सारी ज़मीन जायदाद, गाय बैल भैंस, अपना वफादार कुत्ता, फलदार पेड़, मुर्गे मुर्गियाँ, घर आंगन, सभी कुछ बेचकर उसने कर्जे चुका दिए और एक रात चुपके से औरत और बच्चों को लेकर निकल गया। छोड़ दिया गांव हमेशा के लिए। चाय लीजिए। सुनो, चाय ठंडी हो जाएगी। बहुत सुंदर बना दिया है, बढ़िया काम कर दिया। अदरक भी लगा दी, क्यारियाँ बहुत सुंदर बना दी हैं। पहले तो मजदूर आते थे, वो आधा काम करके 4 बजे ही हाथ धो के चले जाते थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर क्या हुआ? किराए का मकान लेकर एक कस्बे में रहने लगा। वहाँ से शहर ज़्यादा दूर नहीं था। बच्चों को पास के स्कूल में भर्ती करा दिया। घरवाली आस पड़ोस के घरों में चौका बर्तन करने लगी। वो खुद रोज़ शहर निकल जाता काम की तलाश में। कहीं मकान बन रहे होते तो वो दिहाड़ी मजदूर बन जाता। कहीं फैक्ट्रियों में सामान इधर से उधर ले जाना होता तो वहीं मजूरी कर लेता। कहीं खेती का काम मिल जाता। जहाँ जो भी काम मिलता वो ना नहीं करता था। राम भरोसे के नायक के साथ हुआ हादसा वाकई तकलीफ देह था। फिर भी मैं जानना चाहता था कि छोड़ने के बाद क्या वह फिर आदमी कभी गांव गया था? अब जहाँ जन्म हुआ, जहाँ बचपन बीता, जहाँ बचपन के संगी साथी थे, रिश्तेदार थे, उस जगह को बेचा तो जा सकता था, पर दिल से कैसे हटाता। याद आती रही, जाने में शर्म भी लगती थी। हिम्मत करके एक बार गांव चला ही गया वो। गांव वालों ने तो उसे फिर सिर आंखों पर बिठा लिया होगा। जो मिलता मुंह फेर लेता। उसके खेतों को कोई और जोत रहा था। आंगन में नीम का पुराना पेड़ अब भी वही था और उसकी छां में खाट पर कोई और बैठा था। जिस छप्पर के नीचे बैल बंधे होते थे वो खूंटे अब खाली थे। दोनों भैंसें भी दिखाई नहीं दी। मकान के करीब ही बजरी का ढेर लगा था। शायद कच्चे मकान को तोड़कर नया बनाने का इरादा था। किसी ने बैठने तक को नहीं कहा। मन डूब रहा था। उल्टे पांव लौट गया। सूनी उदास आंखों से अपने बीते हुए ज़माने को देखता जा रहा था, मुड़ मुड़ कर।
पार करने के बाद उसने अपने कुत्ते को पुचकारा, उसके बदन पर हाथ फेरा। चला गया गांव छोड़ के हमेशा के लिए, दोबारा मुड़कर नहीं देखा। बहुत बहुत दर्दनाक किस्सा। साहब, काम में कुछ कमी रह गई हो तो। बहुत बढ़िया काम हुआ है, आओ। हाँ तो भाई राम भरोसे ये आपकी दिहाड़ी है, बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया। क्या कभी तुम उस किसान से मिला सकते हो मुझे? मिलवा दूंगा साहब, ज़रूर मिलवा। बहुत मेहरबानी है। अच्छा। दिहाड़ी लेकर जाते राम भरोसे को मैं तब तक देखता रहा जब तक कि वह आंखों से ओझल नहीं हो गया। बरगद के उसी पेड़ पर मैं तब से कई बार आ चुका हूँ। हर बार आंखें ढूंढती हैं एक ही आदमी को, जिसके सर पर मैला सा गमछा लिपटा हो, जिसने घुटनों तक फटा पजामा पहन रखा हो और कई धोखे खाने के बाद भी जिसकी उम्मीद टूटी न हो, जिसे खेती किसानी का बहुत तजुर्बा हो, जिसका नाम राम भरोसे हो। आखिरी बार कही भी उसकी बात पर मुझे भरोसा है। गमछे से आंखें पोंछते हुए उसने कहा था, ठीक है, मिला दूंगा कभी।